हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंट्रावेनियस थेरेपी या फिर आईवी थेरेपी। जितने भी क्वेश्चन आईवी थेरेपी के बनते हैं वो सारे इस यूनिट के अंदर आपको मैं करा दूंगी। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। क्वेश्चन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं और काफ़ी नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं, वो आप लोग देख ही लोगे, मुझे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोसिस विद MI, पेशेंट जो कि अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ MI का, एंड इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, दोनों ही चीज़ें उस पेशेंट की खराब है, MI भी है और साथ में रीनल फंक्शन भी इम्पेयर्ड है। एंड रिकैप्टिंग ऑन द step down cardiac unit and the client blood pressure has been borderline low and intravenous fluid have been infusing at 100 ml per hour। और पेशेंट को ना क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्फ्यूज़ कर रहे हैं 100 ml पर हार से। किसके थ्रू? सेंट्रल लाइन के थ्रू, कैथेटर जो कि हमारा राइट साइड लगा हुआ है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। 24 आवर्स टू इंक्रीज रीनल आउटपुट, और 24 घंटे के बाद देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू इंक्रीज रीनल आउटपुट पेशेंट को मिल रहा है यहाँ पे। एंड मेंटेन द ब्लड प्रेशर, हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को मेंटेन कर सके। जैसे ही नर्स एंटर करती है क्लाइंट के रूम में, देखती है कि नर्स नोट करती है क्लाइंट को क्या हो रहा है, ब्रीथिंग रैपिडली, बहुत तेज़ वो ब्रीथिंग ले रहा है अपनी, उसे कफिंग हो रहा है। एंड द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस, तो नर्स का यहाँ पे कौन सा एक्सपीरियंस रहेगा, कौन सी कॉम्प्लिकेशन रहेगी आईवी थेरेपी की। दोबारा सुने, पेशेंट है जिसको MI के साथ बच्चों क्या हो गया, रीनल फेलियर हो गया। सेकेंडरी जो बात की उसने बोला कि उसे 100 ml पर हार फ्लूइड चल रहा है। यदि आप रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर फ्लूइड इतना ज़्यादा दोगे तो पेशेंट को क्या होगा, ओवरलोड तो यहीं हो जाएगा। यहीं पे हमारा माइंड चल रहा है कि ओवरलोड तो यहीं पे हो चुका है क्योंकि 100 ml पर हार फ्लूइड दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद नर्स जैसे अंदर एंटर करती है रूम में, तो नर्स जैसे अंदर एंटर करती है रूम में, देखती है पेशेंट को क्या हो रहा है, इंक्रीज ब्रीथिंग हो रही है, मतलब डिसैप्निक पीरियड ज़्यादा हो चुका है। और साथ में क्या हो रहा है यहाँ पे, ब्रीथिंग रैपिडली हो रही है। डिस्निया के साथ क्या हो रहा है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो कौन सी कंडीशन इंडिकेट कर रही है? हेमेटोमा तो नहीं होगा, क्योंकि हेमेटोमा का मतलब होता है ब्लड कोलेक्शन हो जाना, किसी साइड पे ब्लड को कोलेक्ट कर लेना, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता तो बच्चों कहीं ना कहीं सेंट्रल लाइन में रेडनेस आती, फीवर डेवलप होता, इचिंग होती, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर सी करें इलेक्ट्रोलाइट ओवरलोड, ठीक है, और सर्कुलेटरी ओवरलोड, दो ऑप्शन है। देखो इलेक्ट्रोलाइट ओवरलोड होता ना, तो यहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाती, पोटेशियम की बात करता, सोडियम की बात करता, कैल्शियम की बात करता, मैग्नीशियम की बात करता, और उसी के साथ में हमारे साइन सिम्टम की बात भी करता, ठीक है। जैसे आपका पोटेशियम में क्या होगा, कार्डियक डिसअर्थमिया होगा। सोडियम में क्या होगा, हमारी जो जितने भी हमारी मेम्ब्रेन्स हैं या फिर क्या कहते हैं सर्कुलेटरी स्केलेटल मसल सिस्टम डिसफंक्शन हो जाते हैं, तो स्मूथ मसल्स, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, सोडियम बढ़ जाता तो, ठीक है, कम होता है या बढ़ता है। कैल्शियम में वही है आपका हाइपोकैल्सीमिया वाला साइन सिम्टम, टाइटनी देखने को मिलता, ठीक है, और यहाँ पे नमनेस देखने को मिलती, चॉफ-स्ट्रोक साइन देखने को मिलता, और मैग्नीशियम के अंदर भी वही सारी कंडीशंस मिलती। तो यहाँ पे भाई आपका ये वाली कंडीशन नहीं बताई, यहाँ पे बोला है पेशेंट को ब्रीथिंग हो रहा है रैपिडली, इसका मतलब फ्लूइड, देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोला है बच्चों कि फ्लूइड चल रहा है। और कभी भी रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स को इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं देते क्योंकि वो पेशेंट की बॉडी में ओवरलोड होता है, क्योंकि पेशेंट की ऑलरेडी किडनी जो है वो काम नहीं करती है, किडनी डजंट वर्क, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको 100 ml पर हार फ्लूइड दे रहे हो, तो क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में वो फ्लूइड क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। तो फिर इस कंडीशन को क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी ओवरलोड। जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में पानी भरता है या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर है ना हमारा क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में हमें ये दो कंडीशन देखने को मिलती है, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, ब्रीथिंग रैपिडली होती है, एंड इस कफिंग, ठीक है। इसका मतलब है पेशेंट की बॉडी में क्या एक्यूमुलेट हो गया है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पे गए हैं हमारे 4.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को इनकी PDF चाहिए तो भी कमेंट कर देना, क्योंकि मैं आपको ना टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो आप वहाँ से कॉपी कर लेना, वहाँ से एडअप हो जाना उसके अंदर, और वहाँ पर यदि आपको चाहिए तो मैं आपको ये सब दे दूँगी सारी PDFs। ए क्लाइंट इन्वॉल्व इन अ मोटर व्हीकल क्रैश प्रेजेंट,
टू द इमरजेंसी। पेशेंट जो है बच्चों मोटर व्हीकल एक्सीडेंट करके आ गया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसको सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी है एंड द क्लाइंट इज सीवियर हाइपोटेंसिव एंड अनरिस्पॉन्सिव। और पेशेंट कैसा है, सीवियरली, एक वर्ड आता है बच्चों जब भी कभी क्वेश्चन में सीवियर वर्ड आता है तो ये मान लेना ये जो बात कह रहा है क्वेश्चन प्रायोरिटी वाली बात कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाओगे, साथ में बने रहोगे तो हर चीज़ें सीख जाओगे कैसे प्रायोरिटी सेट करनी होती है। सीवियरली हो गया या फिर एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कॉमन प्रायोरिटी। हाइपोटेंसिव एंड अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, द नर्स एंटिसिपेट दैट विच इंट्रावेनियस सोल्यूशन विल मोस्ट लाइकली बी प्रिस्क्राइब टू इंक्रीज द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। ऐसा कौन सा फ्लूइड यहाँ दिया जाएगा जिससे इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम पेशेंट की बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे हम कौन सा फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। कौन सा इमिडिएटली जो पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा फ्लूइड दोगे। 0.45 सोडियम क्लोराइड, मतलब ये तो हाइपो हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। 0.33 सोडियम क्लोराइड, ये भी हाइपो हो गया। 0.225% सोडियम क्लोराइड या फिर RL। तो बच्चों ये सारे ही हाइपो हो चुके हैं। अब हमारा क्या है, ये आइसोटोनिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आइसोटोनिक फ्लूइड जो RL होता है ये हम पेशेंट को देंगे क्योंकि ये क्या करता है, इंट्रावेस्कुलर जो वॉल्यूम होते हैं ना उसको इंक्रीज़ करता है। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को क्या करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा। और याद रखना जब भी किसी पेशेंट कोई जिसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, कुछ कंडीशन में लिखती हूँ यहाँ पे, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ हो, किसी पेशेंट का रोड साइड एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर किसी पेशेंट को बर्न हुआ हो, या फिर कोई पेशेंट हाइपोटेंसिव हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में बच्चों हमेशा हार्टमान सोल्यूशन देते हैं। हार्टमान सोल्यूशन किसको बोला है मैंने, रिंगर लैक्टेट को बोला है, हार्टमान सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है ये। और इसकी ऑस्मोलरिटी होती है 273 मिली ऑस्मोल, ठीक है। इसकी जो हमारी हार्टमान सोल्यूशन की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 273 होती है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है किस किस कंडीशन में चलता है, या तो कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव फ्लूइड पेशेंट की बॉडी से बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, लॉस हो चुका है, बर्न पेशेंट के अंदर और हाइपोटेंसिव पेशेंट के अंदर। और नॉर्मल सलाइन की बात करें तो नॉर्मल सलाइन इज़ अ फिजियोलॉजिकल सलाइन बोलते हैं इसको। NS इज़ अ फिजियोलॉजिकल। क्यों बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी में जाके बच्चों हमारी जितनी भी हमारी जो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है ना उसके जैसा सेम वर्क करती है, सेम एज प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी सेम एज। इसीलिए ज़्यादा कंडीशंस के अंदर नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा की जैसा होता है इसका जो हमारा इसकी जो कंडीशन होती है ना तो वो बिल्कुल सेम एज प्लाज्मा के जैसी होती है। तो हमेशा किसी भी कंडीशन में नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं, या फिर कोई हम इरिगेशन कर रहे हैं पेशेंट की बॉडी में, इरिगेशन कर रहे हैं, वूंड इरिगेशन कर रहे हैं, कोलोस्टमी इरिगेशन कर रहे हैं, TURP कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हर जगह पे हम क्या देते हैं, पेशेंट को NS ही देते हैं। तो इसीलिए NS देते हैं क्योंकि NS क्या करता है, बॉडी के अंदर रिएक्शंस नहीं कराता है, ना ही पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या करता है, वो ट्रांसफ़र होने का काम करता है। इसीलिए पेशेंट को मोस्ट ऑफ कंडीशन में नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, और लेकिन यहाँ हम देंगे RL रिंगर लैक्टेट का सोल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3rd। द नर्स द प्लानिंग टू प्रोवाइड ए लिस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट बीइंग डिस्चार्ज टू होम विद पेरिफेरल इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर। एक पेशेंट को ना बच्चों PICC लाइन लगाई गई है एंड द नर्स वुड अवॉइड राइटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट आइटम ऑन दिस इंस्ट्रक्शन शीट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सी फाइंडिंग इनकरेक्ट हुई कि क्या नहीं करना है पेशेंट को। वियर ए मेडिक अलर्ट टैग और ब्रेसलेट, मतलब पेशेंट को घर भेज रहे हो आप लोग टैग पहना के, ब्रेसलेट पहना के, जो हॉस्पिटल का होता है जिस पे नेम लिखा होता है, पेशेंट का वार्ड लिखा होता है, बेड नंबर लिखा होता है, इसको बोलते हैं ब्रेसलेट। वो दूसरे वाला ब्रेसलेट नहीं है, वो हॉस्पिटल वाला ब्रेसलेट की बात करें कि आप ये पहना के भेज सकते हो, ये सही है या गलत है, तो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन बी कह रहे हैं पेशेंट को आप किट दोगे ताकि घर में पेशेंट जाके कुछ चेंज वेंज करा सके अपनी PICC लाइन को किसी और से, ठीक है। आंसर सी कह रहे हैं कीप द इंसर्शन साइट प्रोटेक्टेड व्हेन इन द शॉवर और बाथ। जो पेशेंट की इंसर्शन साइट है उसको बचाना है, उसको गीला नहीं करना है शावर और बाथ के टाइम पे। और आंसर डी कह रहा है जितनी भी एक्टिविटी लेवल आप कर रहे हो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे कैथेटर प्लेस किया गया है। तो बच्चों हमारे 4 ऑप्शंस हैं, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो यदि मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की तो 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो है बिल्कुल हम पेशेंट को वियर मेडिक अलर्ट टैग ब्रेसलेट पहना के भेज सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट
रेफरल वाला होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यदि कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल से एम्स जा रहा है और पेशेंट को वहाँ जाके एडमिट करना है तो हम क्या करते हैं भाई, हम पेशेंट का ब्रेसलेट नहीं उतारते, ताकि इससे क्या होता है ना, जो हमारा पेशेंट है, जैसे किसी ये वाला पेशेंट हमने डिस्चार्ज किया है और उसको एम्स में भेजना है, किसी RML सफदरजंग में भेजना है, तो ये वो ब्रेसलेट पहन के जाएगा तो इसका जल्दी इलाज करा होगा, जल्दी एडमिट करा लिया जाएगा इसको। तो ऑप्शन ए तो सही है। रिपेयर किट पेशेंट को दे सकते हैं भाई, क्योंकि अब कुछ जगह पेशेंट की ऐसी होती हैं जहाँ पे नहीं मिलती हैं, फार्मेसी में नहीं मिलेंगी, तो आप कह सकते हो कि आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी नर्सिंग होम में जाके आप इसको जो है चेंज करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको रिपेयर्स किट पेशेंट को देनी है, तो ऑप्शन बी भी सही होगा, ये भी गलत नहीं है। ऑप्शन सी कह रहे हैं इंसर्शन साइट को प्रोटेक्ट करके रखना है, गीला नहीं करना, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी कह रहे हैं जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए, ठीक है। नहीं भाई, मिनिमम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, मैक्सिमम, ठीक है। कि यहाँ ये जो एक्टिविटी है ना, आपको ये ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, मिनिमम तो कैसे होगी, मिनिमम एक्टिविटी बहुत छोटे वाली एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल आपने हैंड मूवमेंट कर लिया, आपने फिंगर मूवमेंट कर ली, हैंड मूवमेंट कर लिया, फिंगर मूवमेंट कर लिया, तो क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है डी, क्योंकि जितनी भी हमारी अच्छे लेवल की बुक्स हैं वो सब ऑप्शन डी को प्रेफरेंस देती हैं, तो हमें भी ऑप्शन डी के और साइड जाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 1 मार्क्स चाहिए, और सारे ऑप्शन वैसे भी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। PICC लाइन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पेरिफेरली इंसर्ट सेंट्रल कैथेटर लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई नर्स असेस करती है IV ड्रेसिंग ऑफ ए क्लाइंट विद पेरिफेरल IV इन्फ्यूज़न रनिंग। पेशेंट को पेरिफेरल लाइन लगाई हुई है और इन्फ्यूज़न चल रहा है उसको। द डेट ऑन द ड्रेसिंग डाली हुई है 7/25 जुलाई, मतलब पेशेंट को 25 तारीख को जुलाई के महीने में हमने क्या लगा दिया, ड्रेसिंग लगा दिया। नर्स डॉक्यूमेंट ऑन द क्लाइंट रिकॉर्ड दैट द ड्रेसिंग शुड बी चेंज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो कौन सी डेट पे नर्स साइट की ड्रेसिंग को चेंज करेगी, 26 पे, 28 पे, 30 पे, 81 पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग दे पाओगे? आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, उसका मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपको आता ही नहीं है फिर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप लोग देने का ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी हम किसी पेशेंट की ड्रेसिंग लगाते हैं तो उसमें कुछ टाइम पीरियड होता है, तो 24 घंटे का होगा, 48 घंटे का होगा, 72 हार्स का होगा, 96 हार्स का होगा, ऐसा कुछ टाइम पीरियड होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कि इनमें से कौन सा आंसर जाने वाला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज़ अ मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन द नर्सिंग। अब नर्स कोई है, राउंड ले रही है नर्सिंग यूनिट का, असेस कर रही है किसी कंडीशन को, ठीक है। जो पेशेंट उसने असाइन किया उसकी कंडीशन को असेस कर रही है बार बार। तो नर्स नोट करती है डैट ए क्लाइंट इंट्रावेनियस साइट, इस साइट कैसी है, कूल है, पेल है एंड काफ़ी स्वेलो हो चुका है, एंड द सोल्यूशन कैसा हो रहा है, इन्फ्यूज़ नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। द नर्स कंक्लूड डैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन हैज़ बीन एक्सपीरियंस बाय द क्लाइंट। तो नर्स ऐसी कंडीशन को देख के क्या एक्सपीरियंस लगाएगी, पेशेंट को क्या डेवलप हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन या थ्रोम्बोसिस। तो बच्चों इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन यदि आता है ना कभी भी IV साइड पे तो रेडनेस देखने को मिलती है, तो रेडनेस मिलेगी, ठीक है। पेशेंट को हल्का फीवर आएगा, स्लाइटली फीवर डेवलप हो जाएगा, दो से तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्लेबाइटिस में कैसी होती है, साइट वॉर्म हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। आंसर सी कह रहा है इन्फिल्ट्रेशन, तो इन्फिल्ट्रेशन में कूल हो जाती है, पेल होगी एंड स्वेलो होगी, ठीक है। आंसर होगा हमारा सी। और थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये भी नहीं है, थ्रोम्बाई फॉर्मेशन यहाँ पे कोई नहीं हुई है। तो ये कंडीशन की बात करें तो आंसर होगा हमारा सी। जब याद रखना बच्चों, याद रखना इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो हमेशा साइट कूल दिखाई देगी, इन्फिल्ट्रेशन की बात करेगा तो साइट कैसे दिखाई देगी, हमेशा कूल दिखाई देगी। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। आइस कैसी होती है, वो कूल होती है, ठीक है। आई फॉर आइस। फ्लेबाइटिस दो कंडीशन आती है, फ्लेबाइटिस में तो वर्म होती है हमारी जो साइट होती है, और हमारे इन्फिल्ट्रेशन में कैसी होती है, कूल होती है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक क्लाइंट रिंग द कॉल बेल, एक पेशेंट जो है रिंग करते हैं, कॉल करते हैं, बेल करता है और कंप्लेन बताता है अपनी साइट ऑफ एन इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन एंड द नर्स असेस द साइट एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट हैज़ डेवलप फ्लेबाइटिस। देखो यहाँ फ्लेबाइटिस डेवलप हो गया पेशेंट को। नर्स अवॉइड विच एक्शन द केयर ऑफ दिस क्लाइंट, तो नर्स कौन सा एक्शन अवॉइड करेगी? नोटिफाई करेगी फिजिशियन को, इसको अवॉइड करेगी, पेशेंट को मॉइस पैक लगाएगी, इसको अवॉइड करेगी, या फिर डिसकंटिन्यू कर देगी आईवी कैथेटर को एट द साइट, या फिर स्टार्ट करेगी न्यू आईवी लाइंस को प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द सेम वेन। तो बच्चों देखो, दो ऑप्शन की बात करूँ, दो ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। एक तो ऑप्शन बी मेरे अकॉर्डिंग और एक ऑप्शन डी। मुझे ऐसा लगता है दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन आती है, मुझे भी आती है, आती थी, अब नहीं आती है। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन का आंसर? यदि हम बात करें कि अवॉइड क्या करना है, देखो यदि किसी एक वेन के अंदर बच्चों फ्लेबाइटिस डेवलप हो गया और आप क्या कर रहे हो, प्रोक्सिमल पोर्शन के अंदर सेम वेन में आईवी कैनुला स्टार्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, दोबारा से फ्लेबाइटिस डेवलप होने का खतरा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा कि हमें आईवी लाइन को स्टार्ट प्रोक्सिमल पोर्शन पे नहीं करना। कहीं कहीं आंसर बच्चों ये भी मान लेते हैं कि अप्लाई वार्म मॉइस्ट पैक टू द साइट, बट कर सकते हो आप लोग, मेन बात है आपकी ये वाली। तो आंसर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आप लोग बताना आप लोगों ने ऑप्शन बी पढ़ा है, आप लोगों ने ऑप्शन डी पढ़ा है, क्योंकि मैंने ऑप्शन ही ऐसे सेट किए हैं कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर आपने कहाँ पे, कौन सा ऑप्शन बी पढ़ा है या फिर ऑप्शन डी पढ़ा है, कौन सा आंसर राइट है इसके अंदर। दोनों ही सही है, लेकिन हमें अवॉइड करना है क्या, बिल्कुल ही नहीं करना है। तो हम वार्म पैक्स नहीं लगा सकते, या फिर हम आईवी लाइन पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉक्सिमल पोर्शन पे सेम वेन के अंदर आईवी लाइन यूज़ नहीं करना है। तो आप लोग बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपने क्या पढ़ा है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से फर्स्ट पे आ गए हम लोग। तो वही वीडियो को शेयर किया करो बच्चों, लाइक किया करो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कोई क्लाइंट हैड ए 1000 ml बैग 5% डेक्स्ट्रोज 0.9% सोडियम क्लोराइड हैंग एट 3 PM, मतलब ये सब चीज़ें उसने 3 बजे हैंग कर दी है शाम को। नर्स मेकिंग राउंड 3:45, नर्स क्या करती है 3:45 पे दोबारा जाके देखती है और देखती है क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है बहुत ज़्यादा हेडेक की और डिसैपनिंग, मतलब पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, और उसको क्या लग रहा है फीवर, चिल्स, शिवरिंग हो रही है, अप्रीहेंसिव, इंक्रीज पल्स रेट बढ़ गई है। तो आईवी बैग कितना रह चुका है 400 ml रह चुका है रिमेनिंग। द नर्स शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन फर्स्ट, तो नर्स क्या करेगी, ध्यान देना है हमें। क्या बोला उसने, 3 बजे क्या किया बच्चों, बैग हैंग किया। 45 मिनट बाद देख रही है पेशेंट क्या बोल रहा है, हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, डिसैप्निक की कंप्लेंट कर रहा है और चिल्स की कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है, पेशेंट की पल्स रेट भी बढ़ गई है। सारी कंडीशन यदि हम बात करें तो माइंड में आता हुआ है कि सारी कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही हैं। और पेशेंट की फ्लूइड कितना रह गया, ओनली 400 ml रह गया, मतलब 600 ml पेशेंट ने 45 मिनट के अंदर ही फ्लूइड ले लिया। ठीक है, बचा है हमारा 400 ml, रिमेनिंग पार्ट कितना है 400 ml है। अब नर्स क्या करेगी, देखो कितनी लापरवाही की है यहाँ पे नर्स ने, 45 मिनट के अंदर पेशेंट का क्या कर दिया, फ्लूइड ट्रांसफ्यूज कर दिया। फिजिशियन को कॉल करेगी, इन्फ्यूज़न को स्लो करेगी, या फिर पेशेंट को बिठा देगी, या फिर आईवी कैथेटर को रिमूव कर देगी। ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन थोड़ा ना बोली है कि साइट ख़राब हो चुकी है, फ्लेबाइटिस से हो चुका है, इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हमें रिमूव नहीं करना है। कॉल द फिजिशियन कर सकते हैं आईवी इन्फ्यूज़न को स्लो। सबसे पहले ना बच्चों हमारा इन्फ्यूज़न स्लो होगा इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इन्फ्यूज़न इतना फास्ट दिया गया है, पेशेंट को कंडीशन होना तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ऐसी कंडीशन पेशेंट को होगी। तो सबसे पहले आपको आईवी इन्फ्यूज़न स्लो करना है, क्योंकि इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, सिर्फ सिस्टर की गलती है, क्योंकि इन्फ्यूज़न बहुत फास्ट दिया गया है इसीलिए। तो बच्चों हमेशा इन्फ्यूज़न को हमेशा एक रेट पे सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है ड्रॉपर का ऊपर नीचे कर रहे हो और उसकी जो है पल्स रेट हाई, उसकी जो है ड्रॉप्स रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है और यहाँ पेशेंट को कुछ कंडीशन अराइज हो सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा नॉर्मल रेट पे ही चलना चाहिए आईवी फ्लूइड सोल्यूशन। ठीक है, तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए किसी की भी जान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नर्स हैज़ एन ऑर्डर टू हैंग एन आईवी बैग 1000 ml 5% डेक्स्ट्रोज इन अ वाटर, 20 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया है, मतलब 5% डेक्स्ट्रोज पेशेंट के पास रखा है, उसमें हमने डाल दिया क्या 20 मिली इक्विवेलेंट डाल दिया पोटेशियम क्लोराइड। तो नर्स शुड प्लान टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन द पोटेशियम क्लोराइड इनटू द पोर्ट ऑफ इंट्रावेनियस बैग। डालने के बाद इमीडिएटली जब मैंने इसके अंदर ये पोटेशियम मिक्स कर दिया तो अब क्या करूँगी मैं,
रोटेट करूँगी बैग को जेंटली, ट्यूबिंग से अटैच करूँगी, प्राइम करूँगी ट्यूबिंग को, या फिर सोल्यूशन को चेक करूँगी कि येलो डिस्कलरेशन तो नहीं है। अब डालने के बाद आप क्या सोल्यूशन को चेक करें, तो पहले चेक करना चाहिए था हमें कि HCl को एक्सपायरी तो नहीं है, 5% एक्स्ट्रा एक्सपायरी तो नहीं है। बाद में नहीं करना है, पहले चेक करना है, तो आंसर डी नहीं होगा। देखो जब भी कभी किसी भी बोतल के अंदर, कोई भी सोल्यूशन के अंदर आप कोई मेडिसिन को मिक्स कर रहे हो, तो सबसे पहले बच्चों हमें थोड़ा क्या करना होता है, तो शेक करना होता है, फिर मिक्स करना होता है। यदि मैं बात करूं किसी भी सिरप की, कोई आपको सिरप लेना है या फिर आपने कोई पाउडर फॉर्म में मेडिकेशन ली है और आपने क्या किया, डिस्टिल वाटर का यूज़ करके उसको मिक्स किया है, तब भी हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, है ना, रोल करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम में कि कोई पाउडर फॉर्म में मेडिसिन है, आपने डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया उसके अंदर, तो आप उसको मिक्स करोगे, शेक करोगे, रोल करोगे। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है रोल करता है। रोल मतलब उसे हाथ में रख के, हाथों की हथेली में रख के गोल गोल घुमाते हैं उसको, ठीक है, उससे उस मिक्स करना होता है। आपको फास्ट शेक नहीं करना होता है, फास्ट मिक्स नहीं करना होता है। क्वेश्चन है मोज़बी का, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और ये बहुत बार आया हुआ है, 3 बार तो रिपीट, मैंने अपनी लाइफ में 3 बार इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो रोटेट करोगे बैग को जेंटली, तो आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले रोटेट करना होता है, फिर क्या करोगे, ट्यूबिंग को पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी अटैच करोगे ट्यूबिंग को, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम करोगे ट्यूबिंग को, फोर्थ ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि येलो डिस्कलरेशन आप इमीडिएटली चेक नहीं करोगे। ये चीज़ें हमें पहले ही बिफोर चेक करनी होती है जब भी किसी पेशेंट को आप फ्लूइड दे रहे हो। प्राइम का मतलब होता है कोई भी बैग आपने हैंग कर दिया और आपने IV ट्यूबिंग को अटैच कर दिया, पेशेंट यहाँ पे पेशेंट लेटा है, पेशेंट की साइड है, तो आपने क्या किया, इसको जो है बाहर फ्लश कर रहे हो, कोई एयर तो नहीं है इसके अंदर, तो बाहर निकाल रहे हो। यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो इस एयर को, तो उसका मतलब होता है प्राइम करना, मतलब उसको क्लीन करना। फिर आप क्या करोगे, पेशेंट की IV लाइन के अंदर लगा दोगे पूरी की पूरी ट्यूबिंग, है ना, अटैच कर दोगे, ठीक है। तो बच्चों आंसर पहला होगा रोटेट द बैग जेंटली। सेकंड ऑप्शन जो हमारी प्रायोरिटी जाएगी, ट्यूबिंग को प्राइम करोगे फिर अटैच करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो थर्ड प्रायोरिटी होगा, बाद में अटैच करना है, पहले प्राइम करना होता है ट्यूबिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई नर्स इज अ इनिशियल इंसर्टिंग इज अ IV लाइन इनटू द क्लाइंट वेन। आफ्टर द इनिशियल स्टिक द नर्स कंटिन्यू टू एडवांस द कैथेटर इफ द नर्स नोट दैट। कहने का मतलब है कि कोई नर्स जब इंसर्ट करती है IV लाइन को क्लाइंट की वेन में, और जैसे ही वो इनिशियल स्ट्रिक करती है, पहले ही उसने लगाना शुरू किया, तो वो क्या देखे कि पूरा का पूरा कैनुला सही लगाए नहीं लगाए। कैथेटर एडवांस इजली, वेन जो है काफ़ी डिसेंडेड हो चुकी है अंडर द निडल, जो निडल के नीचे है। क्लाइंट डज नॉट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, या फिर ब्लड रिटर्न हो रहा है, शो इन द बैक फ्लैश चैम्बर ऑफ द कैथेटर। ये जो चीज़ें ना, जो प्रैक्टिकल वाले बच्चे ना उनको बहुत अच्छे से आती होगी, या फिर जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया है, कि जब भी हम किसी पेशेंट को IV कैनुला लगाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हो, सबसे पहले आपने 20 गोज का लिया या फिर 22 गोज का लिया, पेशेंट की वेन में स्टिक कर दिया, तो क्या करोगे, स्टिक करने के बाद ही आपने स्टिक कर दिया, तो पीछे का जो यहाँ पे चैम्बर होता है उसको बाहर निकाल के देखते हो ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा। तो ब्लड आ रहा है तो इट मीन्स हमारा कैनुला बिल्कुल सही प्लेसमेंट हुआ है, सही जगह पे लगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कि ब्लड रिटर्न करके देखते हैं, बैक फ्लैश करके देखते हैं चैम्बर में, पीछे की साइड खींच के देखते हैं कि ब्लड आ रहा है, तो इट्स ओके, फाइनल जो है बिल्कुल सही लग चुका है और हमें यहाँ पे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, है ना, फिक्स कर देते हैं। तो आंसर होगा हमारा डी। आंसर देखो सी तो बिल्कुल ही नहीं है। क्लाइंट डज नॉट कंप्लेन ऑफ डिस्कम्फर्ट, या द वेन इज डिसेंडेड अंडर द निडल। डिसेंडेड वेन अभी से कैसे हो जाएगी, वो तो आप कैनुला स्टिक कर रहे हो। कैथेटर एडवांस इसलिए सारे ऑप्शन रिलीवेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, या फिर बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नर्स नोट करती है डेट द साइट इज अ क्लाइंट पेरिफेरल IV इंट्रावेनियस कैथेटर इज रेड हो चुका है, वॉर्म हो चुका है, पेनफुल है, स्लाइटली एडिमा भी पेशेंट को प्रेजेंट है। कहाँ पे है, प्रॉक्सिमल टू द इंसर्शन पॉइंट ऑफ द IV कैथेटर। आफ्टर टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप टू केयर फॉर द क्लाइंट, द नर्स डॉक्यूमेंट इन द मेडिकल रिकॉर्ड दैट द क्लाइंट एक्सपीरियंस। बच्चों सारी चीज़ें हमें देखनी क्या क्या होगी, साइड रेड हो चुकी है, वॉर्म हो चुकी है, पेनफुल भी है, स्लाइटली जो है एडिमा भी प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल साइड पे है, जहाँ भी हमने IV कैनुला इंसर्ट किया उसको प्रॉक्सिमल साइड पे है। ये सब देखने के बाद नर्स क्या डॉक्यूमेंट असेस करेगी, या नर्स क्या एक्सपीरियंस करेगी कि फ्लेबाइटिस से पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो चुकी है IV कैथेटर मटेरियल पे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये चीज़ देखनी होती है। ये वॉर्म कंडीशन कहीं बता देना तो इसका मतलब समझ जाना पेशेंट को फ्लेबाइटिस डेवलप हुआ है, ठीक है। पेशेंट को
कि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी साइट कूल बता देना तो आप समझ जाना इन्फिल्ट्रेशन डेवलप हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट। हाइपर सेंसिटिविटी तब होती है जब किसी पेशेंट को हम लोग ड्रग प्रोवाइड करते हैं और ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो आंसर डी, एलर्जिक रिएक्शन टू आईवी कैथेटर मटेरियल। ये लेटेक्स की एलर्जी के साथ देखने को मिलता है। जब हमारे जितने भी आईवी ट्यूबिंग्स होती है ना, आईवी ट्यूबिंग्स होगी आपकी, या फिर कोई भी रबर मटेरियल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकिन्टोश है या फिर स्टेथोस्कोप है, तो इन सारी कंडीशंस के अंदर लेटेक्स की एलर्जी किसी किसी पेशेंट को होती है। तो यहाँ पे हमें तब रिएक्शन देखने को मिलती है, अदरवाइज नॉर्मल पेशेंट के अंदर ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ए की फ्लेबाइटिस हो चुका है वेन में। यदि आप चाहते हो फ्लेबाइटिस इन्फिल्ट्रेशन के बारे में ये क्या होते हैं मैम, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं आपको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नर्स इज़ प्रिपेयर कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूज़न एट द मेडिकेशन कार्ट। मतलब कंटिन्यूसली वो इन्फ्यूज़न जो है प्रिपेयर कर रही पेशेंट को देना है उसे। एज द नर्स गोज टू अटैच द डिस्टल एंड ऑफ द आईवी ट्यूबिंग एंड नीडल लेस डिवाइस। और जो उसका डिस्टल एंड है ना, उसने क्या कर दिया, जो नीडल लेस डिवाइस है वो एक्सपोज हो चुकी है ट्यूबिंग ड्रॉप एंड हिट्स द टॉप ऑफ द मेडिकेशन कार्ट। मतलब बच्चों क्या है, देखो ये एक मेडिकेशन कार्ट रखा हुआ है, ये एक मेडिकेशन कार्ट रखा हुआ है, मतलब एक ट्रे रखी हुई है, यहाँ पे एक नर्स खड़ी हुई है, ठीक है। ये एक नर्स है, उसके हाथ में क्या है, आईवी ट्यूबिंग है, उसके हाथ में आईवी ट्यूबिंग है। उसने जो कि अभी कैसे निडल लेस है, उस पर निडल नहीं लगी हुई है, वो इससे एक्सपोज हो गई है, इससे एक्सपोज हो गई है, ठीक है। ये कहीं पे भी एक ट्रे रखी हुई है, इससे उसने एक्सपोज कर दिया उस ट्यूबिंग को। तो अब वो क्या करेगी, ठीक है, न्यू आईवी ट्यूबिंग का यूज़ करेगी, या फिर यही वाली जो है अटैच कर देगी पेशेंट को जाके, या फिर इसको क्लीन कर लेगी बिटाडीन से, या फिर इसको अल्कोहल से क्लीन कर लेगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, क्या आप बता पाओगे? चलो मैं ही बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल ही कमेंट नहीं करते हो। हमें न्यू आईवी ट्यूबिंग यूज़ करनी होगी, क्योंकि एक ऐसी हो चुकी है, कॉन्टामिनेटेड हो चुकी है, इन्फेक्टेड हो चुकी है बच्चों। और हमेशा जब भी किसी पेशेंट को आप ट्यूबिंग या फिर कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हो ना, यदि वो किसी भी चीज़ से एक्सपोज हो पा रही है, या फिर वो आपके सरफेस से हो जाए, या फिर मेडिकेशन कार्ड से हो जाए, ट्रॉली से हो जाए, या फिर पेशेंट का बेड साइड से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, तो हमें ये यूज़ नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। जैसे आपने पॉलीथीन से उसको बाहर निकाला, इमीडिएटली आपको तुरंत उसको क्या कर देना चाहिए, एडमिनिस्टर कर देना चाहिए, उसका वेट नहीं करना चाहिए है। यदि आपसे कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है तो आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एक बार मेरे साथ हुआ था, कीमोथेरेपी किसी पेशेंट की चल रही थी, और कीमोथेरेपी जब किसी पेशेंट की चलती है तो उसके अंदर हमें मेडिकेशन देनी होती है, आप लोग जानते हो। तो मेडिकेशन के लिए मैंने अपनी पॉकेट से आईवी सेट निकाला, और आईवी सेट निकाला, वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया सरफेस से, ठीक है, सरफेस से हो गया पूरा। और डॉक्टर्स वहीं खड़े थे, डॉक्टर ने मुझे बोला, सिस्टर ये वाली आपको आईवी साइट यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है, आप दूसरी लेके आओ। तो फिर मैंने वो उसको डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसी गलती मत करना, जिससे वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, शायद मैं वो लगा देती, क्योंकि उस टाइम पे जब स्टूडेंट्स होते तो हमें नॉलेज ही नहीं होती है इन चीज़ों की, धीरे धीरे पता लगता है। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ टाइम, तो आप भी शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लाइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो हम यहाँ पे 7 स्टार लगा देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखो किसी पेशेंट को ना हाइपोवोलेमिक एंड प्लाज्मा एक्सपेंडर्स जो हमारे बेड साइड नहीं है और देना है पेशेंट को, तो द नर्स एंटिसिपेट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन अवेलेबल ऑन द नर्सिंग यूनिट। तो ऐसा कौन सा सोल्यूशन पेशेंट हमारी यूनिट के अंदर अवेलेबल है जो पेशेंट को हम दे सकते हैं। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45 सोडियम क्लोराइड, या फिर 5% डेक्सट्रोज, 0.45 सोडियम क्लोराइड। पेशेंट को कौन सा शॉक है, हाइपोवोलेमिक। यदि किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, हाइपोवोलेमिक, तो हम क्या देते हैं, हम देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता तो कोको मैम ने बताना कि मैम मुझे नहीं पता। हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा है, 5% डेक्सट्रोज है, 0.9 है, 0.45 है, या फिर 5% डेक्सट्रोज, 0.45 सोडियम क्लोराइड। तो हमारा हाइपरटोनिक कौन सा है, आंसर नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। जब भी किसी पेशेंट को हाइपरटोनिक मतलब हाइपरवोलेमिक शॉक होता है, हाइपरवोलेमिक मतलब पेशेंट के अंदर क्या हो चुका है, फ्लूइड का लेवल कैसा हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन दोगे।
हमेशा ये बच्चों उल्टा होता है, यदि हाइपरवोलेमिक होगा तो हाइपोटोनिक होगा, यदि हाइपोवोलेमिक होगा तो हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। इस तरीके का सोल्यूशन चलता है हमारा, हमेशा ये एक दूसरे से डिफरेंट होके चलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द बेटर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कोई नर्स हियर एन अटेंडिंग फिजिशियन आस्क एन एंट्रेंट टू प्रिस्क्राइब हाइपोटोनिक आईवी इन्फ्यूजन सॉल्यूशन फॉर ए क्लाइंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी सॉल्यूशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट द इंटर्न टू प्रिस्क्राइब। किसी पेशेंट को ना कोई एंट्रेंस जो आता है ना, एमबीबीएस एंट्रेंस होता है, वो हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया है तो क्या दोगे? डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 0.45 NS या फिर 5% डेक्सट्रोज। तो हाइपोटोनिक हो गया, पिछले क्वेश्चन में देखा हम लोगों ने, तो बच्चों हाइपोटोनिक पूछा है इसने, हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक क्या होता है? NS/2 होता है हमारा, NS/4 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 0.45 NS, है ना, नॉर्मल सलाइन। ये होगा हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, राइट। तो आंसर होगा हमारा बी। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है बच्चों, तो मैं आपका टाइम वेस्ट कभी नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है बच्चों का टाइम वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बच्चों 2021 में आ गया, 2022 में आ गया, आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था, नोट सेट का। क्वेश्चन कह रहा है, कोई फिजिशियन हैज़ रिटन एन ऑर्डर, किसी फिजिशियन ने ऑर्डर रिटर्न किया है, डिसकंटिन्यू एन आईवी लाइन को डिसकंटिन्यू कर दिया। नर्स ऑब्टेन करती है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई फ्रॉम द यूनिट सप्लाई एरिया ऑफ अप्लाइंग प्रेशर टू द साइट आफ्टर रिमूविंग द आईवी कैथेटर। कहने का मतलब ये है, जब किसी पेशेंट को आईवी कैथेटर रिमूव किया ना, तो हमने क्या किया, पेशेंट की आईवी कैथेटर साइड प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। तो प्रेशर कब तक करते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये 5 मिनट तक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है किससे करते हैं? अल्कोहल स्वैब से करोगे, बिटाडिन से करोगे, डेसी बैंडेज से करोगे, स्ट्राइल 2/2 गोज लेंगे। तो बच्चों हमेशा ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा स्ट्राइल 2/2 गोज। मतलब आप लोगों ने गोज देखा होगा, इतना बड़ा आता है, ठीक है, हमारे ऑटोक्लेव ड्रम के अंदर होता है और इसको ऑटोक्लेव करते हैं। इसको जो है कौन बनाता है? इसको जो भी हॉस्पिटल्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो स्टाफ होता है वही बनाते हैं इनको, और इनको क्या करते हैं, इनको ऑटोक्लेव किया जाता है और बाद में क्या करते हैं, इनका अलग सा ड्रम होता है, ड्रम के अंदर ही हमें गोज जो है भर के रखने होते हैं। जैसे ही पेशेंट इंट्रावेनियस लाइन को हम रिमूव करें किसी पेशेंट की, तो हमेशा स्ट्राइल 2/2 गोज का यूज़ करना होता है। ये सब बच्चों सारे ऑप्शन गलत हैं। ये सारी कंडीशंस जो है ना दी है, अल्कोहल स्वैब तो इरिटेशन कोज कर देती है साइट पे। बिटाडीन स्वैब हमेशा ऐसी कंडीशन में नहीं लगाते, किसी भी चीज़ को किसी प्रोसीजर से पहले यूज़ होती है, कोई हैवी प्रोसीजर से पहले यूज़ होती है, बट यहाँ पे कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं कर रहे हो आप लोग, सिर्फ आपने आईवी साइट को रिमूव किया। एडहेसिव बैंडेज का यूज़ यहाँ नहीं करता, ये इसका यूज़ होता है किसी साइट कोई भी हमारी साइट जो है वो हमारी फ्रैक्चर हो चुकी है या फिर अदरवाइज़ कोई हल्के फुल्का जो कंट्यूजन हो चुका है, कोई इंजरी हो चुकी है, तो वहाँ यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। तो आंसर नंबर डी इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, वेरी गुड लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग बताना बच्चों, बहुत टाइम लगता है इनको टाइप करने में, तो कैसी वीडियो है, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट किया करो। क्लाइंट हैज़ जस्ट अंडरगो इंसर्शन ऑफ द सेंट्रल वीनस कैथेटर एट द बेड साइड। पेशेंट के साइड में क्या लगा है, पेशेंट को क्या डाला हुआ है, सेंट्रल वीनस कैथेटर डाला हुआ है, बेड साइड पेशेंट है। द नर्स वुड बी श्योर, नर्स कैसे श्योर करेगी कि रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बिफोर इनिशिएटिंग द फ्लो रेट ऑफ द क्लाइंट एंड आईवी सोल्यूशन 100 ml पर हार। मतलब कहने का मतलब ये है, किसी पेशेंट को हमने क्या देना है, 100 ml पर हार फ्लूइड लगाना है, ठीक है। और पेशेंट को हमें चेक करना है कि उसकी सेंट्रल लाइन जो है ना प्रॉपर प्लेस है या नहीं है, प्रॉपर प्लेसमेंट उसका हुआ है नहीं हुआ, तो कैसे चेक करोगे? तभी तो आप पेशेंट को फ्लूइड दे सकते हैं। सेंट्रल लाइन बच्चों तब हमेशा चेक करके ही आपको 100 ml पर हार फ्लूइड देना होता है। ऐसा नहीं है आपने डाल दी सेंट्रल लाइन और आप देख रहे हो पेशेंट को फ्लूइड दे रहे हो। सीरम ऑस्मोलरिटी चेक करोगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करोगे, पेशेंट का एक्सरे कराओगे, या फिर इनटेक एंड आउटपुट। बच्चों इनटेक एंड आउटपुट हमेशा रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर करते हैं नॉर्मली, या फिर वैसे कोई कंडीशन उसमें भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट लेवल तब करते हैं जब कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कंडीशन आती है। सिर्फ ऑस्मोलरिटी भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे। पोर्टेबल का मतलब होता है पेशेंट के बेड साइड मशीन ले आएंगे, घुमाने वाली मशीन होती है, उसमें पहिए लगे होते हैं, पेशेंट बेड साइड ही मशीन आ जाएगी और यहाँ पे एक फिल्म निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे पेशेंट की सेंट्रल लाइन जो है प्रॉपर प्लेस है या नहीं है, सेंट्रल लाइन प्रॉपर प्लेस है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं आज 15 क्वेश्चन, क्या बताना कैसे लगे, और कमेंट ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा आप लोग अगर ये कमेंट करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, आप अपने फ्रेंड से लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओगे, कुछ नहीं जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाबा अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आती रहूँगा आपके लिए, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।